तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 372 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास मैसेज आया होता है मोना एम्पर के द्वारा कि यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रेजर मौजूद है। अब ये सुनकर तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो मोना एम्पर से कांटेक्ट करता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होंग एलायंस के सिटी के रेस्टोरेंट में आ जाता है और वहाँ पे लॉन्ग टेल फॉक्स के जैसा हैंडसम बंदा जो कि कोई और नहीं मोना एम्पर होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं और लू फेंग उससे पूछता है कि मोना आखिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आखिर किसने इसको फैलाया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। जिसके बाद मोना हंसते हुए कहता है कि मैं भी शॉक हो गया था जब मैंने इस न्यूज़ को सुना। अब देखा जाए तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो सकता है और जिसने भी इस मैसेज को फैलाया है वो पूरी तरह से एविल है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ये न्यूज़ चारों तरफ फैल गई है जो कि एकदम से रियल लग रही है, यहाँ तक कि उस बंदे ने उस यूनिवर्स के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स को भी भेजा है और जब वहाँ पे चेक किया गया तो वहाँ पे एक टावर मौजूद था और इसके कारण यहाँ पे ये न्यूज़ भी चारों तरफ वायरल होने लगी। और यहाँ क्या तुम्हारे पास वो ट्रेजर्स मौजूद है जो कि तुम्हें उस टावर से मिला है। और उसके बाद मोया आगे कहता है कि वहाँ पे कई सारे बंदे वहाँ उस टावर पे गए थे और वहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे मैसेज फैल गई हैं। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं और लू फेंग कहता है कोऑर्डिनेट्स, आखिर उन सबको कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले। और लू फेंग मन ही मन में गुस्सा होता है और कहता है पर्पल क्लॉक एम्पर, क्योंकि यहाँ पे पर्पल क्लॉक एम्पर के अलावा लू फेंग को उसका कोऑर्डिनेट पता था और कोई और इसको लीक नहीं कर सकता था। और लू फेंग ने पहले ही सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था जबकि मोना एम्पर का मेल उसके पास आया था और वो बस यहाँ पे इसको कंफर्म करना चाहता था और उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये पर्पल क्लॉक द्वारा ही फैलाया गया है। अब यहाँ पे लू फेंग अंदर ही अंदर उसको गाली दे रहा होता है और कहता है कि पर्पल क्लॉक, यहाँ पे मैंने सर्च भी शुरू नहीं की है तुम्हारी और तुमने मेरे लिए पहले से ही परेशानी शुरू कर दिया है। लगता है कि तुम्हें मारना इतना भी आसान नहीं है और तुम भी मुझे मारना चाहते हो। तुम में सच में हिम्मत है। यहाँ पे तुम्हारे पास एंशिएंट क्लॉक भी है लेकिन अभी तक मैंने उसकी न्यूज़ शेयर नहीं की है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता। यहाँ पे लू फेंग को भी उसके अपने एपिक ट्रेजर के बारे में पता था लेकिन लू फेंग उसके बारे में अभी स्प्रेड नहीं किया होता है। अगर चाहता तो लू फेंग कब का स्प्रेड कर देता लेकिन वो इस तरह से काम नहीं करता है। यहाँ पे पर्पल क्लॉक ने अपनी पहली चाल चल दी होती है और लू फेंग अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा हो रहा था और यहाँ पे किलिंग इंटेंट को भी रिलीज कर रहा था। मैं अभी तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करवाऊंगा जबकि मैं इतना स्ट्रांग ना हो जाऊं कि तुमसे मैं डील कर सकूं और यहाँ पे जबकि तुमने मुझे चैलेंज कर दिया है तो मैं ऐसे करके रहूँगा और यहाँ पे मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि बुली होता रहूँगा। और यहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता और कहता है कि मुझे कैसे भी करके एक चांस चाहिए ताकि मैं उसको पूरी तरह से तबाह कर सकूँ। अब देखा जाए तो लू फेंग भी जानता था कि यहाँ पे लालच करना बहुत ही बुरी भला है, यहाँ पे बहुत ही स्टूपिड ठीक है और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मोआ को जो कि लू फेंग की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि यांग क्या तुम ठीक तो हो ना। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर क्या होने वाला है। लगता है कि यहाँ पर किसी का मुझसे बहुत ही आपसी दुश्मनी है इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। तो मोना कहता है कि यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, हम ह्यूमन वॉरियर्स इतनी आसानी से तुमसे मिसअप नहीं करने वाले हैं। हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और हम लोग तुमसे फाइट नहीं करेंगे। तो लू फेंग भी हामी भरता है। लू फेंग आगे कहता है कि मोना एम्पर तुम्हारे ये इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया, नहीं तो अभी तक मुझे नहीं पता रहता। इसके बाद मोना कहता है कि ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये तो दूसरे रेसेस के द्वारा न्यूज़ फैलाई गई है और यहाँ बाद में ह्यूमन कैप में ही आई है और जैसे ही मैंने इसको सुना वैसे ही मैंने तुमको
को बता दिया। जिसके बाद लू फेंग ये कहता है कि यहाँ पे तुमने सही कहा, ये था मुश्किलों का सामना करना जैसा हो गया, इसलिए ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इसको डील कर लूँगा। तो मोना भी कहता है कि ठीक है तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटर रीजन्स में कई सारे दूसरे रेसेस के भी बंदे हैं और हो सकता है कि उसमें कई सारे लालची बंदे हो जो तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे संभल कर रहना पड़ेगा। तो लू फेंग भी हामी भरता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब कत्लेआम का समय हो चुका था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यानजी मेन कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो ऑटोमन्स एक दूसरे को देखकर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एक लंबा कहता है कि ये न्यूज़ रियल है, क्योंकि यहाँ पे उस ब्रोकन टावर में कई सारे एम्प्रेस गए होते हैं और सर्च भी किए होते हैं, और वहाँ पर उन्हें जी ग्रेड का ट्रेजर रूम मांगा था, जो कि डिस्ट्रॉय रूम था, और वहाँ का ट्रेस ऑलरेडी लिया जा चुका था। अब यहाँ पे छोटा वाला ऑटमन शॉक होते हुए कहता है कि जी ग्रेड मेटल रूम, लगता है कि वहाँ पे सच में ट्रू ट्रेजर्स मौजूद था। जिसके बाद बड़ा वाला फिर से कहता है कि कई सारे दूसरे रेसेस के बंदे भी मेन कॉन्टिनेंट में जाके वहाँ पे चेक कर चुके हैं और वहाँ पे कई सारे रास्ते थे, लेकिन अभी भी यांग के बारे में किसी को नहीं पता चला है। और जैसे ही यांग हमारे रेसेस के बंदों द्वारा पता चलेगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइट छिड़ जाएगा। जिसके बाद सॉर्टर भी इस्तेमाल करते हुए कहता है पासी, तो क्या हम भी उसमें ज्वाइन करेंगे? जिसके बाद वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ह्यूमन बहुत ही कमज़ोर है और वो सिर्फ एक एम्पर ही है और उसके पास ऐसा ट्रेजर रहना ठीक नहीं है, हम लोग ज़रूर जाएंगे। अब दोनों कॉर्पोरेट करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग आधे आधे ट्रेजर्स को बांटेंगे, तो दोनों हामी बढ़ते हैं। और अब फिर यहाँ पे सीन चेंज कर दो ऑटोमन अलायंस को दिखाया जाता है, जो कि यानजी मेन कॉन्टिनेंट में होते हैं। अब देखा जाए तो एम्पर यहाँ पे बहुत ही फ्रीली मूव किया करते हैं, वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। और यहाँ पे लू फेंग का जो ट्रेजर लेने की बात होती है, वो चारों तरफ आग की लपटों की तरफ फैल गई होती हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग की तलाश चारों तरफ चल रही होती है, ताकि उसको मार के उसके ट्रेजर को लिया जा सके, लेकिन यहाँ पर अभी भी उसको कोई नहीं खोज पा रहा होता है। और दिखाया जाता है कई सारे ऑफिसर्स लू फेंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं खोज पाते, तो वो कहते हैं कि हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो डरपोक इंसान, वो लगता है कोने में छिप गया है। यहाँ पे मन ही मन में वो यांग को कर्ज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंतित तो पर्पल क्लॉक एम्पर होता है, जो कि इन सारी न्यूज़ से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसे लगा था कि इस न्यूज़ को फैलाने से यांग मारा जाएगा। लेकिन लू फेंग तो अभी बाहर आया ही नहीं है। और फिर हमें सीन चेंज कर एक डार्क आइस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है और अपनी आंखों को बंद किए होता है। वो कहता है कि यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को सर्च किया गया है, आखिर वो चला कहाँ गया, हम लोग उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। मैंने अपने जितने भी फोर्स थे उन सबको भेज दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसके सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला है, यहाँ तक कि मेरे एंशिएंट क्लॉक के बारे में भी नहीं पता चला है। यहाँ पे पर्पल क्लॉक इन सब के बारे में सोच रहा होता है और फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो भी डर रहा होता है, क्योंकि टावर के अंदर लू फेंग की जो सर्वाइविंग स्पेशलिटी थी और टेरिफाइंग स्पीड और डिफेंस थी, उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। अगर वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ फॉर्म को भी तबाह कर देता तो भी वो शायद लू फेंग को डैमेज दे पाता। और यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचता है, तो ये सब फालतू बकवास करता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बात हो रही हो लू फेंग या फिर पर्पल क्लॉक की। यहाँ पे दोनों क्लियर थे कि दोनों यहाँ पे टावर से आए हुए थे और वो दोनों बंदे एनिमीज के द्वारा मारे जाने के लिए बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पर्पल क्लॉक के पास तो भी ट्रेजर्स हो सकते हैं। और जबकि मर्तबा पर्पल क्लॉक ने इस रिवील किया था इस न्यूज़ को, तो यहाँ पे पर्पल क्लॉक को भी लड़ना पड़ता अपनी मौत तक आने का, क्योंकि यहाँ पे उसके पास भी ट्रेजर्स है, तो सब लोग उस पर भी अटैक कर सकते थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 26 आर्मी कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने उसी पूल में सीक्रेट एरिया पे बैठा हुआ था। और दिखाया जाता है वो माउंटेन पीक होता है और वहाँ पे चारों तरफ धुंध होती है। यहाँ पे लू फेंग कैजुअली लेटा हुआ होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहीं पे आराम कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे पूरे के पूरे यानजी कॉन्टिनेंट में ढूंढ रहे
हो, लेकिन उन सबको क्या पता कि अभी लू फेंग कैंप में ही मौजूद है और यहाँ पे उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रेस था, तो वो सिंपली वो कैंप में ही बुला रहा था और जितने को उसको बेचना था वो सारे कैंप से ही डील कर रहा था। लू फेंग बड़े रिलैक्स मैनर में पूल में इंजॉय कर रहा था। अब तभी यहाँ पे इंजॉय करते समय ही वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं जो कोई और नहीं वर्चुअल वर्स कंपनी के द्वारा भेजे हुए बंदे होते हैं। अब यहाँ पे उनको देखकर लू फेंग अपने सिल्वर विंग से पहनकर बाहर निकलता है और दिखाया जाता है हमें वहाँ पे तीनों बंदे को, जिसमें कि एक लीडर भी होता है, उसके पास हैंडसम 3 आइड मैन होता है जो कि गोल्डन रॉक को पहना हुआ होता है। जिसके बाद वो कहता है कि आप कैसे हैं, मैं वर्चुअल वर्स कंपनी से मौजूद हूँ और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब यहाँ पे वो उससे ज़्यादा कुछ बकवास वाली क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल वर्स किसी के भी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानने के लिए कहा था और यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ भी देख रहा होता है और यहाँ पे वो आराम से कामली बात कर रहा होता है क्योंकि उसका बॉस नाइट होता है और उसको ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग भी वहाँ पे अपने वर्ल्ड रिंग को निकाल लेता है और कहता है मैं जानता हूँ। अब वो 3 आँख वाला बंदा उस वर्ल्ड रिंग को ले लेता है और अपनी अनडाइंग एनर्जी से उस वर्ल्ड रिंग को स्कैन करता है और यहाँ पे उसको अपना ऑनर भी कर लेता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों ह्यूमन और मशीन्स उसको चेक करते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि इसमें शायद वजह से जिसका आपने जिक्र किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसको चेक करने में। तो लू फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, आप आराम से करिए। अब 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कैनर फाइनली फिनिश हो जाता है और साथ में एक एम्पर भी उसको स्कैन कर रहा था तो वो भी फिनिश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे 3 आई मैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि सारे सामान यहाँ कंप्लीट है और पैसे भी ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वो इन सारे वेल्थ को देखकर भी शॉक हो गया था जो कि इस डील में इन्वॉल्व थे क्योंकि इस डील में जितने पैसे से वो 200 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स से ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पे वो समझ गया था कि ये सिल्वर विंग एम्पर जो भी है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं है। और अब फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 1 महीने लग गए थे क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के पास कई सारे सामान होते हैं और सब लोग आते हैं और वहाँ पे एक्सचेंज करके ले जाते हैं। अब यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि 1 महीने तक इन्हीं सब में लगा होता है और फाइनली 1 महीने बाद उसको राहत मिलती है और वो भी अभी पूल में होता है। वो क्या था, फाइनली ये ख़त्म हुआ, मेरी जो संपत्ति है वो 560 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स जितनी हो चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये नाइट के सामने छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन एम्पर के सामने देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि आखिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, आखिर मैं इसको किस में लगाऊँ कि आखिर मैं अपने आप को स्ट्रेन कर सकूँ। और लू फेंग सोचता है कि क्या मुझे अपने डेटीज और वर्ल्ड में लगाना चाहिए या फिर मुझे खुद को स्ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए, या फिर मुझे अपने 1001 स्टार ईटिंग प्लांट या फिर दूसरे प्लांट लाइफ फॉर्म में इसको लगाना चाहिए। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था और कहता है कि क्या मुझे किसी ऑटोमन वेपन्स को खरीद लेना चाहिए या फिर मुझे कोई और चीज़ को खरीदना चाहिए। अब देखा जाए तो उसको खरीद दे सकता था और बाद में बेच भी सकता था। और लू फेंग यहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन करने की सोच रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था और यहाँ पे वो सोचता है कि आखिर वो अपने आप को स्ट्रेंथ कैसे कर सके, अपने आप को पावरफुल कैसे बना सके। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे पास अभी कई सारे ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं, जिसमें से एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, दूसरा बग क्लैन है, तीसरा फ्लेम गॉड क्रिस्टल है, चौथा स्पेस लॉक बैंड है। और यहाँ पे वो उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट होने वाली है। जिसके बाद लू फेंग के दिमाग में जल्दी से आइडिया आता है और कहता है बग आर्मी। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे क्वीन अलीना को अनडाइंग बना लूँ तो वो एक अनडाइंग क्वीन हो जाएगी, जिसके बाद वो अनडाइंग आर्मी बना सकती है। और देखा जाए कि अगर यहाँ पे मेरे पास अनडाइंग आर्मी बन जाएगी तो नाइट लेवल के जितने भी नीचे के बंदे होंगे उनके सामने मैं ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाऊंगा। और यहाँ पे वो सक्सीड हुआ तो 560 बिलियन भी उसके लिए वर्थ इट रखता है। और यहाँ पे वो जितना ही ज़्यादा सोच रहा था इसके बारे में वो उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब यहाँ पे क्वीन सेपरेटली कंट्रोल कर सकती थी 10,000 बग सोल्जर्स को, जो कि अपने लॉ को इन्फ्यूज करके अटैक कर सकती थी। यहाँ तक कि वो मिलियन सोल्जर आर्मी तक को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इसमें मसला ये है कि
वो लॉ अटैक इन्फ्यूज को नहीं यूज़ कर सकता था, बल्कि एक ही अटैक जो कि नॉर्मल जैसा अटैक होता है उसको यूज़ कर सकता है। और देखा जाए जबकि क्वीन अपने 10,000 अंडाइंग्स को इस्तेमाल करेगी तो पावर दिखा जाए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसने मिलियंस अंडाइंग को कंट्रोल किया तो यहाँ पर तो वो इनविंसिबल हो जाएगी। इसके बाद वो इतना ही सोच रहा होता और लू फेंग कहता है तो चलो मैं अलीना से ही जाके इसके बारे में पूछता हूँ कि क्या वो अंडाइंग बन सकती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड बकलैंड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक क्लॉथ का लू फेंग अपीयर हो जाता है आइलैंड वर्ल्ड में। और वहाँ पे बकलैंड आइलैंड होता है जो कि ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब लू फेंग जैसे ही वहाँ पे आता है अलीना लू फेंग के पास जाके वो करती और कहती मास्टर, जिसके बाद लू फेंग उससे जल्दी से पूछता है अलीना अगर तुम्हें अंडाइंग में ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें कितने चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये सुनकर अलीना भी शॉक हो जाती है और कहती मास्टर आप ये सुनकर लू फेंग भी कहता है कि भाई तुम बोलो तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। और लू फेंग तो अमीर हो ही गया था तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अब अलीना को दिखाया जाता है जो कि क्लियर और साफ वॉइस में कहती है और वो कहती है कि मास्टर आपके पास शॉकिंग अमाउंट ऑफ वेल्थ है, लेकिन देखा जाए यहाँ पे एक बग क्वीन को ब्रेक थ्रू करा के अंडाइंग बनाना यहाँ पे जो मटेरियल रिक्वायर होगी वो अलोन 100 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होगी। तो लू फेंग कहता है मैं इसको खरीद दूंगा। तो इसके बाद अलीना कहती है कि पहले मुझे फिनिश तो करने दीजिए। और वो कहती है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स है, अभी इंटरनल भी बाकी है। जिसके बाद वो कहती है कि क्वीन के पास एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ लॉ कॉम्प्रिहेंशन होती है, या तो वो स्पेस या टाइम लॉ से हो सकती है और यही दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। अब देखा जाए गोल्ड वुड और अदर बेसिक लॉ को तो यहाँ पे इनफ नहीं है मुझे अंडाइंग बनाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ उसको स्पेस या टाइम में से किसी एक को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद अलीना एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मास्टर यहाँ पे जो ट्रू इंटेलेक्चुअल बीइंग्स है यूनिवर्स में उन सबको बहुत ही ग्रेट लॉ कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत पड़ती है अंडाइंग बनने के लिए। और यहाँ पे मटेरियल्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस उनके पास मसला कुछ और होता है। अगर उनके पास कोई भी छोटा मोटा लॉ भी हो वो अंडाइंग बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबके सामने ये ट्रेजर्स भी यूजलेस है। और बग क्वीन ये भी सेम है, वो भी पाइनेकल रेसेस में है और उनका ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उनका ब्रेक थ्रू करने में उनकी लॉ कॉम्प्रिहेंशन ही बहुत ज़्यादा यूज आती है जो कि हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अब देखा जाए तो प्लांट के भी लो इंटेलेक्ट के लाइफ फॉर्म होते हैं और उनके लिए उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता लॉ कॉम्प्रिहेंशन में। और क्लाउड कंटेंट वाइन को भी यूज डिफरेंटली यूज कर सकता है, उसे सिर्फ वैल्यू मैटर दो और वो इवॉल्व करा सकता है, उसे कोई भी कॉम्प्रिहेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए तो अलीना के केस में ऐसा नहीं था और वो आगे कहती है कि मैंने अभी सिर्फ फायर लॉ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और मैं अभी भी स्पेस लॉ को कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत ज़्यादा दूर हूँ और मेरे पास अभी भी इतने ट्रेजर्स नहीं है जिससे मैं ब्रेक थ्रू करा पाऊँ। अब लू फेंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन क्या करे वो भी इन सारी बातों को समझ जाता है। और यहाँ पे लू फेंग के पास अभी बग सोल्जर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस हो रहे थे। क्लाउड कॉन्टेंट वाइन स्टार ईटिंग प्लांट ही उनके बेसिक इमोशन से जुड़े हुए थे और जबकि वो अंडाइंग बन गए थे तो वो लू फेंग से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि यहाँ पे दूसरे इंटेलेक्चुअल बीइंग्स भी है, ह्यूमंस, ऑटोमन्स, डेमन्स, बकलैंड क्वींस, गोल्ड हॉर्न रेस, यानी एबोरिजिनल और ऐसे ही हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल उनका अंडाइंग बनने में लॉ कॉम्प्रिहेंशन का ही है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे उसने सोचा था कि वो रिसोर्सेज की मदद से क्वीन को इवॉल्व करा सकता है, लेकिन क्वीन को ये एक ट्रू इंटेलेक्चुअल बीइंग है जिसके लिए हाईएस्ट कॉम्प्रिहेंशन लॉ की ज़रूरत होगी और उसके लिए अभी बहुत टाइम लगने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बकलैंड क्वीन अलीना को जो कहती है कि यहाँ पे मेरी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अभी इनसफिशिएंट है, इसलिए आप रिसोर्सेज को प्रिपेयर मत करिए, मैं यहाँ पे जब तक हूँ आप पे रिलाई हूँ। तो लू फेंग भी कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लू फेंग यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंटेड टाइप का था, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेज ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल वर्स में भेजता है और वो कहता है
कि यहाँ पे उसने सही कहा, अनडाइंग बग क्वीन भी नाइट लेवल के नीचे का इनविंसिबल होती है। आखिर इतना आसान भी कैसे हो सकता है उसका ब्रेक थ्रू करना। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला है। आगे लू फेंग 560 बिलियन मिक्स्ड इलनेस का क्या करने वाला है। क्या वो अपने आप को पावरफुल बनाएगा या फिर से कोई मिलियंस ऑफ बग्स आर्मी की पावर को कड़ा करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।